हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। इसके अंदर हम जानेंगे कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी के प्रश्न किस किस तरीके से आते हैं, हिंदी को किस किस तरह से बांटा जाता है, कितने पोर्शंस रहते हैं। ठीक, तो हिंदी के प्रश्न जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो, हमारी हिंदी को हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है व्याकरण, दूसरा भाग आता है भाषा विज्ञान और तीसरा भाग आता है साहित्य। पहला व्याकरण, दूसरा भाषा विज्ञान, तीसरा साहित्य। ये अलग बात है कि हम में से काफी लोग इन दोनों भागों को अलग अलग नहीं मानते। हम अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रश्न जो आते हैं वो या तो व्याकरण से आते हैं या साहित्य से आते हैं। बट ऐसा नहीं होता। असल में हिंदी के जो प्रश्न हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं। एक जो प्रॉपर व्याकरण है, दूसरा जो भाषा विज्ञान है। अब आप कहेंगे भाषा विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है और व्याकरण में क्या आता है। व्याकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको भाषा विज्ञान के बारे में बताती हूँ। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारी भाषा की उत्पत्ति, हमारे अक्षरों की उत्पत्ति, हमारे शब्दों की उत्पत्ति, हमारे वाक्य वगैरह की उत्पत्ति इसके अंदर आती है। यानी कि हमारी भाषा से संबंधित जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर हम समझते हैं। मैम रुक गई। यानी कि भाषा विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं भाषा के तत्व। उसके बाद फिर आते हैं हम व्याकरण पे। व्याकरण के हम अंदर पढ़ते हैं हम अपनी भाषा की संरचना। जैसे किसी भी भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण के अंदर हम पढ़ते हैं अपनी भाषा की संरचना, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, कारक है, अव्यय है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। और अब तीसरा पोर्शन बचता है हमारा साहित्य का। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया कि इनके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमारे परीक्षाओं में भी यही होता है, हमारे बुक्स में भी यही होता है, इन दोनों भागों को व्याकरण के अंदर ही रख दिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे ये सब कुछ, लेकिन अलग अलग तरीके से। फिर बात आती है साहित्य की। साहित्य के लिए तो आप जानते हैं साहित्य में हम दो विधाओं में साहित्य को पढ़ते हैं। साहित्य की शुरुआत होती है हिंदी के काल विभाजन से। काल विभाजन है, युग विभाजन है, उसके बाद फिर गद्य का गद्य है, पद्य है। साहित्य भाषा का विस्तार करता है, साहित्य से ही भाषा की पहचान होती है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले व्याकरण से। अब बात आती है व्याकरण की। व्याकरण, व्याकरण शब्द हमारा तीन भागों में बटा हुआ है। इसको मैं तीन भागों में तोड़ सकती हूँ। वी प्लस आ प्लस करण। और अगर हम चाहें तो इसमें से प्रत्यय भी निकलेगा, क्रि प्लस अन। यानी कि हम इसे चार भागों में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रत्यय जब हम निकाल देंगे तो आगे हमारे पास धातु बचेगी जो निरर्थक होती है। धातु को हम अर्थपूर्ण होने के बावजूद भी अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, तो धातु को प्रयोग करने के लिए हमें पूरा शब्द चाहिए होता है। इसलिए हम इसको मेनली तीन भागों में विभाजित करेंगे। वी और आ इसके उपसर्ग हैं और करण हमारा मूल शब्द है। अब बात आती है व्याकरण है क्या। व्याकरण है क्या? भाषा का नियमबद्ध ज्ञान ही व्याकरण है। भाषा का नियमबद्ध ज्ञान ही व्याकरण है। यानी कि किसी भी भाषा को व्याकरण के द्वारा ही नियमबद्ध किया जाता है।
जा सकता है। भाषा अगर साध्य है तो व्याकरण उसका साधन है। भाषा अगर साध्य है तो व्याकरण क्या है? साधन। साधन और साध्य के बारे में हम बात कर चुके हैं। नहीं अगर किसी को याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। साध्य हम कहते हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, और साधन हम कहते हैं हम जिसके द्वारा प्रयास करते हैं। यानी कि भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण एक साधन के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है, लेकिन इसको शासित नहीं करता, यानी कि शासक नहीं है ये। लेकिन एक अनुशासित भाषा के लिए, एक नियमबद्ध भाषा के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती ही है। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा बिखर जाएगी। तो व्याकरण हमारी भाषा का साधन है जो हमारी भाषा को नियमबद्ध करता है, चरणबद्ध करता है। ठीक। अब बात आती है व्याकरण के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम बात व्याकरण की करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे हम हिंदी में पढ़ें, चाहे हम इंग्लिश में पढ़ें या किसी और भाषा में पढ़ें, सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ती है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या है? तो संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। इसका अर्थ होता है नाम, नाम या पहचान, नाम या पहचान। अर्थात हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान की हम पहचान जिस शब्द से करते हैं वो शब्द हमारा कहलाता है संज्ञा। यहाँ पर इस संसार में हम जो कुछ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी छू सकते हैं, या जो कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ एक संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा, ये है संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आप सबने बचपन से अब तक कई बार पढ़ी होगी। इस परिभाषा को समझते हैं। हमने लिखा किसी प्राणी, प्राणी यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, वस्तु यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल, कुछ भी। स्थान का अर्थ आप जानते ही हैं, भाव का अर्थ आप जानते, जो भी हम महसूस करते हैं। भाव को हम छू या देख नहीं सकते, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। के नाम, के नाम यानी कि इन सारी चीजों को जानने के लिए, इन सारी चीजों की पहचान करने के लिए हमें जो शब्द चाहिए होता है, जो नाम चाहिए होता है, उस नाम को कहते हैं संज्ञा। यानी संज्ञा का अर्थ होगा नाम या पहचान। ठीक। अब बात आती है संज्ञा के भेद। ये तो होगी संज्ञा की परिभाषा की बात। संज्ञा की परिभाषा यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी भाव के नाम के लिए जो शब्द चाहिए वो कहलाता है संज्ञा। संज्ञा के भेद जनरली 5 माने जाते हैं।
5 भेद माने जाते हैं संज्ञा के। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन नहीं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा के, क्या वाकई ये 5 भेद हैं? क्या इनमें कुछ घटता या बढ़ता भी है, या इनको हम अलग अलग आधार पर डिवाइड भी करते हैं? तो अगर हम बात करें रचना की, तो संज्ञा के यही 5 भेद रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो संज्ञा के 5 भेद नहीं होते। फिर संज्ञा के ये 5 भेद नहीं गिने जाएंगे। फिर संज्ञा के भेद रह जाएंगे 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उत्पत्ति के आधार पर प्रश्न जब भी पूछा जाता है, संज्ञा के हमेशा 3 भेद रहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बनावट की बात अगर हम करें, अर्थ की बात अगर हम करें, तो हमारी संज्ञा 5 भागों में रहती है। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की बात करें, अगर हमारा प्रश्न उत्पत्ति से आता है, तो संज्ञा हमारी 3 प्रकार की हो जाती है। फिर इसके अलावा ऐसा पहली बात तो ये आती है, ऐसा होता क्यों है? ये 2 भेद फिर कहाँ चले जाते हैं? तो इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट माना जाता है। यानी कि हमारी जातिवाचक संज्ञा 2 भागों में बांटी जाती है, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। ये दोनों भाग जो हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर ने समूहवाचक या द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल प्रश्न में दिया, लेकिन उसने ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी नहीं डाला। ऐसा हुआ है, और ऐसा जब होता है तो हमारा आंसर 100% जातिवाचक ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके ही भाग माने जाते हैं। यानी कि एग्जाम में अगर संज्ञा के मुख्य भेद पूछता है तो भी 3, उत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो भी 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके बाद एक भेद और आता है, वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमारी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन वो इन तीनों से बिल्कुल अलग होते हैं। कौन से होते हैं वो? पहला होता है ऋण संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, और तीसरा होता है ऋण संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा, और अर्थ के आधार पर 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, अब शुरुआत करते हैं हम कहां से? यहां से। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ये चीज आपको अलग अलग समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनके प्रश्न भी अलग अलग आते हैं। ना हमारा पूरी तरह से काम 5 को याद करने से चलने वाला है, और ना ही पूरी तरह से काम हमारा 3 को याद करने से चलने वाला है। हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज याद करने पड़ेंगे। अर्थ के आधार पर 5 भेद, और अगर प्रश्न में केवल इतना आता है कि संज्ञा के भेद, तो वो 5 रहेंगे ही रहेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, तो कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हम व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं, तो शायद ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होती होगी। ऐसा कई बार मैंने सुना है कि कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भ्रम रहता है कि व्यक्तिवाचक की बात अगर होती है तो बात केवल व्यक्ति की होती है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्ति से संबंध है भी और नहीं भी, लेकिन इसका प्रॉपर किसी पर्सन से कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक विशेष के नाम का भूल। एक विशेष के नाम का भूल, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष के नाम का बोध कराती है। ये केवल और केवल हमें नाम का बोध कराती है। जैसे हमने लिखा हिमालय, अब हमने हिमालय लिखा तो हिमालय क्या है? हिमालय क्या एक पर्वत है? ना, हिमालय एक पर्वत का नाम है। जैसे मैंने लिखा श्याम, श्याम क्या है? श्याम एक व्यक्ति का नाम है। मैंने लिखा दिल्ली, क्या है? एक शहर का नाम। मैंने लिखा रामायण, ये क्या है? ये एक ग्रंथ का नाम। इस तरह से जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, अगर उनको कोई पर्टिकुलर नेम दिया जाए, कोई विशेष नाम दिया जाता है, तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक के ही नाम का बोध कराती है, किसी एक विशेष के नाम का बोध कराती है। इसी कारण यह संज्ञा सदैव एक वचन होती है। क्योंकि इसमें दूसरे के लिए तो जगह ही नहीं है। यह संज्ञा सदैव एक वचन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है एक विशेष के नाम का बोध कराती है, और जब ये एक विशेष के नाम का बोध कराएगी तो सीधी सी बात है एक ही होगा, वो तो एक वचन ही होगी। तो इसमें दूसरे के लिए तो स्थान ही नहीं है, और जब दूसरे के लिए स्थान नहीं है तो बहुवचन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम दो पहचान कर सकते हैं। एक पहली पहचान, ये किसी के नाम का बोध कराएगी, और दूसरी पहचान यह हमेशा एक वचन होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं हो सकती, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। ठीक, अब बात आती है दूसरी संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जैसा नाम से पता चल रहा है जाति, जाति जाति यानी कि कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं एक जाति विशेष का बोध कराती है।
जातिवाचक संज्ञा एक जाति विशेष का बोध कराती है। अब बात आती है जाति विशेष कैसे, क्या हम कास्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था हिमालय, मैंने अभी लिखा था हिमालय, और हिमालय के आगे मैंने लिखा था एक पर्वत का नाम। हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया था। लेकिन अगर मैं इसकी जगह केवल पर्वत लिख दूं तो क्या मुझे ये पता चलता है कि मैं किस पर्वत की बात कर रही हूँ? मुझे नहीं पता चलेगा। वो हिमालय भी हो सकता है, वो अरावली भी हो सकता है, वो विंध्याचल भी हो सकता है, वो त्रिकूट भी हो सकता है, एक्सेट्रा, वो कोई सा भी पर्वत हो सकता है। तो जब हम एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जब हमें नहीं पता चल रहा कि हम विशेष किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। ये एक जाति विशेष का नाम है जो धरती पर खड़ी हुई है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे मैंने लिखा था श्याम, तो मैंने श्याम में लिखा एक व्यक्ति का नाम। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ पुरुष, तो क्या मुझे इस शब्द से ये पता चलता है कि मैं किस पुरुष की बात कर रही हूँ? हो सकता है वो श्याम हो सकता है वो राम हो, या हो सकता है वो कोई और भी हो। तो मुझे इस शब्द से बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ मैं उस व्यक्ति का नाम ले रही हूँ तो वो सीधा सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जा रहा है। लेकिन जब मैं पुरुष लिख रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये सीधा सीधा जाति विशेष हो गई। मैं मनुष्य की एक जाति की बात कर रही हूँ जिसे हम पुरुष के नाम से जानते हैं। वृक्ष, क्या मुझे पता चलता है मैं किस वृक्ष की बात कर रही हूँ? नहीं, तो ये सीधा सीधा जाति है। नदी, गांव, ये सब क्या है? ये सब जाति है। जब मैं कन्हैया बोलती हूँ, कान्हा बोलती हूँ, तो मैं सीधे सीधे एक बालक की बात कर रही हूँ, एक बालक के नाम की बात कर रही हूँ। मैं उस बालक को उस नाम से जानती हूँ तो वो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन जब मैं कहती हूँ बालक, तो वो मेरा जातिवाचक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं किस बालक के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जिससे कह रही हूँ उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर संबोधित करते हैं तो वो हमारा सीधा सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि कहने वाले को, सुनने वाले को प्रॉपर पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक ऐसी कैटेगरी का नाम लेते हैं जिससे बात क्लियर नहीं हो पाती है, पूरी कैटेगरी की बात आ जाती है, तब वहां पर हम एक कैटेगरी की जहाँ पर बात आ जाती है तो वहां पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कर सकते, वहां पर हम सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा करते हैं। अब बात आती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है। ये मैंने आपके सामने दो वाक्य लिखे। ये मैंने आपके सामने दो वाक्य लिखे। अब देखा जाए तो मैं एक वचन और बहुवचन की अगर बात करूं, मैं दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं बहुवचन का प्रयोग कर रही हूँ इसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर बहुवचन का जो प्रयोग हो रहा है वो अलग अलग दृष्टि से हो रहा है। यहाँ मेरा शब्द बहुवचन नहीं है, वो एक वचन ही है। लेकिन क्योंकि हिंदी का नियम है कि हम किसी को अगर आदर देते हैं तो उसके लिए कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करते,
और सीता हमारे लिए आदरणीय है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। मैंने अपनी क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया है क्योंकि सीता हमारे लिए एक आदरणीय स्त्री है। यहाँ पर हमने सीता को प्रॉपर बहुवचन में ही प्रयोग किया है। तो जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, वो कभी बहुवचन नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये चीज बताई। लेकिन यहाँ पर सीता शब्द प्रॉपर एक वचन है और यहाँ पर सीता बहुवचन है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये नाम होते हुए भी, नाम यहाँ पर भी है, नाम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। ये सीधी सीधी मेरी जातिवाचक संज्ञा है जो सीता जैसी नारियों को कैटेगराइज कर रही है, यानी कि सीता जैसी नारियों की एक जाति बना रही है। भारत में सीताएं आज भी अग्नि परीक्षा देती हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि हम राम की पत्नी सीता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की जो उस सीता की तरह से चलती आ रही है। बट हम यहाँ पर जब ये वाक्य लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम सीधा सीधा सीता की ही बात कर रहे हैं जो राम की पत्नी है और जो उस पत्नी का नाम है। तो ये शब्द मेरा यहाँ पर व्यक्तिवाचक है और ये शब्द मेरा जातिवाचक है। अब यहाँ तो मैंने क्लियरली बहुवचन में लिख दिया तो पता चल गया कि हाँ सब ये व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता जैसे अब यहाँ तो दोनों ही जगह मैंने एक वचन का प्रयोग किया है, यहाँ तो यहाँ भी एक वचन है और ये भी एक वचन है क्योंकि यहाँ पर भी बात केवल प्रॉपर गांधी जी की हो रही है। लेकिन आप दोनों वाक्यों में अंतर देखिए, दोनों वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन के रूप में प्रयोग हुई है, लेकिन फिर भी वाक्य के हिसाब से मेरा उत्तर दोनों जगह अलग अलग हुआ। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर कृष्ण की, जो द्वारका के राजा हैं, जो द्वारका के राजा हैं उनका नाम क्या है? कृष्ण। नाम, राजा का नाम कृष्ण, जहां पर नाम आ गया वहां पर सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कृष्ण की नहीं हो रही, यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं ले रही मैं, यहाँ पर मैं कृष्ण की एक कैटेगरी बना रही हूँ जिससे मैं गांधी जी को संबोधित कर रही हूँ। तो जब मैंने कृष्ण को गांधी जी को कृष्ण की उपाधि दी, यानी कि गांधी जी को कृष्ण कहकर संबोधित किया, तो मैंने गांधी जी को कृष्ण का नाम नहीं दिया, मैंने उनको कृष्ण की उपाधि दी। क्योंकि उनके गुणों के कारण, उनके गुणों के कारण यानी कि उनकी जाति के कारण। जैसे मैंने यहाँ पर गांधी जी को कृष्ण की उपाधि दी है, ऐसे मैं किसी और को भी दे सकती हूँ अगर उसके अंदर ये गुण मिलते हैं। और जब ये गुण मिलते हैं तो सीधी सी बात है, बात जातिवाचक की आ गई, क्योंकि जब ये जाति बनेगी तो जाति, उस जाति के अंदर गांधी जी भी आ सकते हैं, उस जाति के अंदर कोई और भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा कृष्ण शब्द है वो जातिवाचक है, वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें भ्रम होता है, हम चीजों को सीधा सीधा रटते हैं, हम चीजों को सीधे सीधे समझते हैं कि भाई किसी का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक, कैटेगरी आ जाएगी तो जातिवाचक। तो मैंने प्रॉपर देखा कि अरे यहाँ पर तो नाम लिखा हुआ है, सीधे सीधे व्यक्तिवाचक आंसर हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। हमें अपने वाक्य के अनुसार चलना पड़ता है। हाँ, अगर प्रश्न में केवल इतना आ जाए कि कृष्ण किस प्रकार की संज्ञा है, तो नो डाउट वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। लेकिन अगर प्रश्न में इस तरह से आता है, इस तरह के वाक्य आते हैं, तब हमारा आंसर बदल जाता है, हमारा उत्तर बदल जाता है हमारे प्रश्न के अनुसार। व्याकरण के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि हमेशा यही रहेगा, क्योंकि चीजें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज होती रहती हैं।
जिस तरह से हम चीजों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, उस तरह से हमारा आंसर, हमारा उत्तर भी बदलता है। जैसे जैसे प्रश्न बदलेगा वैसे वैसे उत्तर बदलेगा। ठीक। इसके बाद में तीसरी संज्ञा आती है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से पता चलता है भाव, भाव यानी कि एक इनविजिबल चीज, अदृश्य चीज, एक ऐसी अदृश्य चीज जिसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे न हम देख सकते हैं न हम जिसे छू सकते हैं। तो भाव के अंदर क्या आता है? भाव के अंदर आते हैं सभी प्रकार के मनोभाव, जैसे गुण हो सकते हैं, मनोभाव जिसे न देखा जा सके, और न छुआ जा सके। ये दशा हो सकती है, ये गुण हो सकते हैं, ये भाव हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के मनोभाव। जैसे जैसे अगर मैं बात करती हूँ सफलता, सफलता, सफलता क्या है? हर किसी के लिए सफलता का पैमाना, सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। क्या सफलता देखी जा सकती है? क्या सफलता को छुआ जा सकता है? नहीं, सफलता को केवल महसूस किया जा सकता है। अगर सफलता देखी जा सकती तो हर कोई एक ही चीज को जाके पकड़ता, लेकिन हर किसी के लिए सफलता का पैमाना, मापदंड अलग अलग होता है। तो सीधी सी बात है कि हर कोई सफलता को अपने अपने तरीके से महसूस करता है। मुझे लगता है मैं इस कार्य को करने में सफल हूँ, किसी और को लगता है कि नहीं मैं इस कार्य को करने में असफल हूँ। तो सफलता क्या है? एक भाव। क्रोध, क्या क्रोध को हम देख सकते हैं? नहीं। दया, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सब क्या हैं? ये सब मनोभाव हैं, सब मन के भाव हैं। इनमें से एक को भी न आप देख सकते हैं और न ही आप छू सकते हैं। इनमें से कुछ भी देखने या छूने वाली चीज नहीं है। इनमें ये तो एक महज एग्जाम्पल है कुछ, इसके अलावा अनेक अनेक ऐसे भाव हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल इनको महसूस कर सकते हैं। और जब ये महसूस किए जाते हैं तो सीधी सी बात है, ये भाव बनते हैं, और जब भाव बन गए तो भाववाचक संज्ञा बन गए। अब बात आती है कि भाववाचक संज्ञा हम पहचान तो लेंगे, लेकिन प्रश्न केवल इतना नहीं है, प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाने का। भाववाचक संज्ञा नेचुरल तो होती ही है, इनमें से सफलता को छोड़ दूं तो जो मैंने नीचे की लिखी है वो नेचुरल है, लेकिन बाकी भाववाचक संज्ञा को हम आराम से बना भी सकते हैं। हम बना सकते हैं कैसे? हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और जातिवाचक संज्ञा, इन सब में अगर हम प्रत्यय लगाते चले जाएं, ये नहीं कहूंगी कि कोई भी प्रत्यय लगाए, इन सब में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो हम भाववाचक संज्ञा को तैयार कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा? देखते हैं। जैसे मैंने एक सर्वनाम लिया अपना, अपना एक सर्वनाम है।
अब इसमें मैंने लगाया पन, शब्द बना अपनापन। अपनापन, अपनापन तो संज्ञा है। अब ये संज्ञा बनी किससे है? सर्वनाम से। और क्या अपनापन देखा या छुआ जा सकता है? नहीं, अपनापन तो महसूस किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। विशेषण की बात करती हूँ। विशेषण मैंने लिया एक मीठा, इसमें मैंने लगाया आस, शब्द बना मिठास। मिठास को भी महसूस किया जा सकता है। किसी को खटास में मिठास नजर आती है, किसी को मिठास में भी मिठास नजर नहीं आती। तो मिठास एक भाव है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, क्रिया की बात करते हैं। क्रिया ले ली मैंने पढ़ना, सॉरी पढ़ना में मैंने आई प्रत्यय लगाया, शब्द बना पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई भी महसूस ही की जाती है। पढ़ाई को देखा या सुना या छुआ नहीं जा सकता। अव्यय, प्रत्यय लगाया ता, शब्द बना निकटता। निकटता, निकटता यानी निकट होने का भाव। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो मैंने लिया पुरुष और इसमें मैंने लगाया त्व, शब्द बना पुरुषत्व। पुरुषत्व यानी कि पुरुष होने का भाव। तो यहाँ पर भी क्या है? भाव। और जब इन सभी में भाव है तो सीधी सी बात है, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है इन पांचों में अलग अलग तरह के प्रत्यय लगाकर। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जो शब्द मेरा बन के आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 प्रत्यय लगकर ही भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसके लिए अनेक प्रत्यय मौजूद हैं, लेकिन मैं सारे आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी। लेकिन ये सच है कि इससे शब्द वो बनना चाहिए जिसे हम महसूस कर सकें, जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम देख सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया है मीठा। अगर इसी मीठा शब्द में मैं आई प्रत्यय लगाऊं तो शब्द बनता है मिठाई। लेकिन मिठाई को तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये भ्रम दिमाग में न पालें कि इनमें प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेंगे वो भाववाचक संज्ञा होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो शब्द बनकर हमारे सामने आएंगे वो महसूस करने वाले हों, न कि देखने या छूने वाले। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन मिठास तो है, मीठापन तो है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं मीठा में ई लगा दूं तो शब्द बनता है मीठी। ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि ये तो विशेषण है। तो हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमारे आगे जो शब्द बनकर आए वो शब्द होने चाहिए जिन्हें महसूस किया जा सके, जो एक भाव का बोध कराते हों, एक गुण का बोध कराते हों, एक दशा का बोध कराते हों। और अगर ऐसा होता है तो वो शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा में जाता है। ठीक, अभी के लिए केवल इतना। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और रूढ़ यौगिक योग रूढ़ संज्ञा। नमस्कार।